हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी हब यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, हम लोग अभी तक समास ही पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बाकी सारे समास पढ़ लिए हैं। आज हमारा एक आखिरी समास बचा हुआ है, वो है बहुब्रीहि समास, और ऐसा समास जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना और कमेंट बॉक्स में बताते जाना अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो वो भी बता दो। चलिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं समास क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है। समास, समास यानी कि संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई तीसरा नया शब्द बनाते हैं, जब कोई तीसरा नया नवीन शब्द या फिर सार्थक शब्द, नवीन यानी कि नया, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, वहां होता है आपका समास। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। ध्यान से समझना, संक्षेप मतलब किसी भी चीज को छोटा करना। परीक्षाओं में देखते हो किसी प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिखिए या फिर किसी प्रश्न का उत्तर विस्तार से लिखिए। तो संक्षेप से लिखिए मतलब छोटा लिखना है, विस्तार से लिखना है मतलब कि उसके एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो बच्चों अब एक बात ध्यान से सुनना, हमने समास पूरा पढ़ लिया है, आज आखिरी क्लास होगी, तो इसके बाद मैं लाइव आके आप लोगों को समास के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो सबको लाइव आना है और क्वेश्चंस के आंसर्स आप सबको ही देना है। ठीक है, तो ध्यान समझना, एक दिन हम लाइव सेशन रखेंगे, उसमें बहुत सारे हम एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबको लाइव आना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देना है। आंसर देने की कोशिश करना, सही उत्तर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उत्तर गलत है तो डोंट वरी, जो वीडियोस है उनको फिर से देख लेना बस। लेकिन यहाँ से आपको समास में आप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समास एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान समझिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, समास क्या है? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं, और जिनमें क्या होता है, विभक्तियों, कारक या फिर परसर्ग गायब रहते हैं। चलिए, तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, ठीक है, इसमें हमने क्या जाना था कि पहला शब्द इसका अव्यय होता है और पहले शब्द को ही प्रधानता दी जाती है, वहां होता है अव्ययी भाव समास। ध्यान से सुनना, अव्यय। अब अव्यय क्या होते हैं पहले ये जान लो, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास का एक बहुत ही अच्छा पहचानने का ट्रिक है कि इसमें उपसर्ग होता है। ठीक है, अब बच्चों उपसर्ग क्या होता है? वो शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मान लो आपके पास कोई शब्द है, अब आप वो शब्द देख रहे हो, उस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और जो उपसर्ग है वो कोई अव्यय है, यानी कि जिसका लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो होता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा यही है कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद ही प्रधान हो, वहां होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने क्या पढ़ा था कि इसके 6 प्रकार होते हैं, और ये किससे संबंधित होता है? कारक से। तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद यानी कि दूसरा शब्द प्रधान हो और इसमें विभक्ति या फिर कारक चिन्ह का लोप हो, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर सीधा सीधा संबंध है कारक से। अगर आपको हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ने आते हैं, कारक के चिन्ह याद हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे, ये होते हैं हमारे कारक। तो कारक होते हैं बेसिकली 8 प्रकार के, लेकिन अभी यहाँ पर आपको सिर्फ 6 पढ़ने, क्योंकि तत्पुरुष समास जो 6 प्रकार का होता है। यहाँ पर होता है आपका कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
संबंध और अधिकरण। ठीक है, ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ पर 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिस समास का जो कारक का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लोप होता है, यानी वही चिन्ह गायब होता है। तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही साथ जिसमें विभक्ति एवं कारक चिन्ह का लोप हो, वो होता है आपका तत्पुरुष समास। जैसे राजमहल, तो राजा का महल, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो यहाँ पर जो से है वो है कारक और इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, मतलब कि कारक चिन्ह गायब होते हैं, वो होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें कि विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो कर्मधारय समास की यही पहचान है, जिसका पहला शब्द विशेषण होगा और दूसरा शब्द विशेष्य होगा, और पहला शब्द यानी विशेषण विशेष्य की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि ऐसा समास जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है वो होता है कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण क्या है, महात्मा, तो महान है जो आत्मा, ठीक है, और इसमें हमेशा है जो और के समान, ठीक है जो और के समान शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, यही इसको याद रखने की ट्रिक है। समास का नाम है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अब हमारा समास आता है द्वंद्व समास, जिसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पद किसी ना किसी संयोजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। संयोजक चिन्ह जैसे और, अथवा, या, एवं, ये हो गए संयोजक चिन्ह। अब इसको पहचानने की ट्रिक है कि इसमें दोनों पद यानी दोनों शब्द कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे के विलोम यानी कि दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होंगे। जैसे रात दिन, रात दिन, अमीर गरीब, ठीक है, राजा रंग, ये होता है आपका द्वंद्व समास। फिर आता है आपका अंतिम द्विगु समास। इस समास की परिभाषा है कि इसका जो पहला शब्द होगा वो संख्यावाची होगा, जिसमें हमें किसी ना किसी संख्या का बोध हो रहा हो। ठीक है, वहां होता है आपका द्विगु समास, और द्विगु समास में हमेशा आपको किसी ना किसी समूह का बोध हो रहा हो, वहां होता है द्विगु समास, जिसका पहला शब्द आपका संख्यावाची होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हम ये 5 समास पढ़ चुके हैं, बस हमारा एक समास बचा हुआ है, वो है हमारा बहुब्रीहि समास। तो अगर आप कोई भी अगर आप समास को समझना चाहते हैं, अगर आप कोई भी समास को समझना चाहते हैं, तो समास को समझने के लिए आपको उसके उदाहरण को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको कोई शब्द दिया जाएगा, आप उस शब्द का समास विग्रह यानी कि उस शब्द को अलग अलग कर सकते हो, और फिर उसके बाद पता लगा सकते हो कि इसमें समास का कौन सा नियम लगता है। चलिए, तो अब हमारा समास है बहुब्रीहि समास। बहुत ध्यान से समझना, ऐसा समास जिसका ना तो उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही उसका पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि उन दोनों के से जो कोई तीसरे नए अर्थ की ओर संकेत कर रहा होता है वो अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, ध्यान समझना, जिस समास में बच्चे आप लोग चाहो तो नोट भी करते जाना, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। जिस समास में ना तो उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरे नए अर्थ की ओर संकेत करता है। संकेत करता है, वहां पर होता है आपका
बहुब्रीहि समास। परिभाषा को ध्यान से समझना। अभी तक आपने जितने समास पढ़े हैं उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उसमें कोई ना कोई एक पद प्राथमिकता दी जाती है, उसको प्रधानता दी जाती है। लेकिन आपका जो बहुब्रीहि समास है इसमें ना तो उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि उन दोनों के अलावा जो एक कोई तीसरा नया अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को प्रधानता दी जाती है, वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, उदाहरण समझ लो, जैसे समझ लो गजानन, तो गज के समान आनन वाला, गज के समान आनन। ठीक है, आनन मतलब होता है मुख, तो हाथी, गज मतलब होता है हाथी, तो हाथी के जैसा सिर किसका होता है? गणेश जी का। ठीक है, तो इसमें ना तो इस शब्द को प्रधानता दी जा रही है और ना इस शब्द को, बल्कि कोई तीसरा नया शब्द बन रहा है और उस शब्द को प्रधानता दी जा रही है, वहां होता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे समझोगे? जब आप इसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करोगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा है कि ना तो इसका पूर्व पद प्रधान है और ना उत्तर पद, बल्कि कोई तीसरा नया अर्थ निकल रहा है और अर्थ को प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझना। त्रिनेत्र यानी क्या हो जाएगा? तीन नेत्रों वाला, इसका समास विग्रह होगा तीन नेत्रों वाला। तीन नेत्र किसके होते हैं? तीन नेत्र होते हैं शिव जी के। ठीक है, फिर है चंद्रमौली, जिसके चंद्र में, अर्थात ये यहां भी हो जाएंगे शिव जी। ठीक है, फिर शब्द आया आपका चंद्रशेखर, तो चंद्र है जिसके शेखर पर, तो यहां पर भी बात हो रही है आपकी शिव जी की। ठीक है, तो एक तीसरा नया अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ को प्रधानता दी जाती। ठीक है, फिर है उमेश, तो उमा का है जो ईश। ठीक है, ध्यान से इस शब्द का समास विग्रह पढ़ना। ईश मतलब देवता, उमा का मतलब है पार्वती। ठीक है, पार्वती को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, उसमें से एक नाम है आपका उमा। अगर पूछा जाए पार्वती का पर्यायवाची, तो पार्वती का पर्यायवाची होता है उमा। ठीक है, अब यहाँ पर पार्वती के शिव के ईश कौन है? शिव जी। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर दो पद है और इन दोनों पदों को प्रधानता ना दी जाके कोई तीसरा नया अर्थ निकल रहा है और उस अर्थ को प्रधानता दी जा रही है, वहां होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहो तो नोट करते जाना, याद रखना, नोट जरूर करना है। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि सब कुछ परीक्षा के समय नहीं पढ़ना है, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं तो ऐसा करते हैं बहुत सारे बच्चे कि चलो परीक्षा में टाइम है, जब परीक्षा होगी तभी पढ़ लेंगे, तो बहुत सारा सिलेबस आपका छूट जाता है। ये गलती नहीं करनी है, अभी से रोज नियम से अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए अब है शूलपाणी, शाखामृग, लंबोदर और गजानन। तो शूलपाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में, तो किसके हाथ में त्रिशूल होता है? यहां भी शिव जी की बात हो रही है। ठीक है, एक होता है आपका गिरिधर, शब्द है गिरिधर, तो गिरिधर मतलब कि गिरि को धारण करने वाला, गिरि यानी पर्वत, तो पर्वत को कौन धारण करता है?
सुना होगा आप लोगों ने, टीवी में देखा होगा श्री कृष्ण सीरियल में कि जो श्री कृष्ण है वो एक बार बहुत ज्यादा वर्षा हो रही होती है गोकुल में, तो वो पूरे गोकुल की जनता एक पर्वत के नीचे आती है और उस पर्वत को जो श्री कृष्ण है उसे अपनी एक अंगुली से उठाए रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे से बन गया गिरिधर, अर्थात गिरी को धारण करने वाला। श्री कृष्ण। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा आपका मुरलीधर। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, मुरली को भी आपके श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। तो ऐसे ही इस जैसा समास जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद, बल्कि कोई तीसरा नया अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ को प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, क्या लिखा है? शाखा मृग, शाखा पर झूलने वाला। शाखा पर कौन झूलता है? बंदर। ठीक है, फिर है लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका? उदर। उदर मतलब होता है पेट, तो श्री गणेश। ठीक है, फिर है अंतिम आपका गजानन, तो गज के समान आनन वाला, अर्थात यहां पर भी बात हो रही गणेश जी की। फिर है दशानन, जब मैंने आपकी लास्ट क्लास ली थी उसमें बताया था दशानन में कंफ्यूज नहीं होना है। दशानन जो शब्द है तो उसका जो पहला पद है वो भले ही संख्यावाची हो, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, तो दशानन, 10 है जिसके आनन, जिसके आनन, तो 10 सिर किसके होते हैं? रावण की। तो यहां पर जो रावण शब्द है उस शब्द को प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कल हमने एक शब्द देखा था तिरंगा, यानी 3 रंगों का समूह, तो वह 3 रंगों का समूह किसमें होता है? राष्ट्र ध्वज में। तो 3 रंगों का समूह में भी आपका आएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगर मान लो आप परेशान हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कोई शब्द दिया है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें जरूर कोई 2 समास लग रहा है आपको, या तो आपको कर्मधारय समास लग रहा है या फिर आपको लग रहा है बहुब्रीहि समास, तो उसमें हमेशा ही कर्मधारय समास ना होके बहुब्रीहि समास ही होगा। क्योंकि जब ये आपको एक शब्द में 2 समास झलकते हैं, 2 समास का नियम लगता है, तो वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अभी इतना जान लो, बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि ऐसा समास जिसका ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा नया अर्थ निकलता है, उस अर्थ को प्रधानता दी जाती है, वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अब है कुछ सामासिक पद ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक समास के गुण होते हैं। ध्यान से समझना, बहुत बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से अधिक समास के गुण होते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कोई शब्द है और आपको लग रहा है कि उसमें कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों है, तो आपको हमेशा उसमें निशान लगाना होगा बहुब्रीहि समास के ऊपर। ठीक है, तो यदि उस सामासिक पद में बहुब्रीहि समास नहीं हो तो समास के अन्य प्रकार पर विचार करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें बहुब्रीहि समास हो तो हमेशा बहुब्रीहि समास को ही प्रधानता दी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कुछ। क्या है? पीतांबर। अब बच्चों को लग रहा होगा पीतांबर, पीतांबर यानी पीला है अंबर, जो अंबर का मतलब होता है वस्त्र। कहते हैं ना श्री कृष्ण को पीतांबर धारी, अर्थात वो पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। तो अंबर का अर्थ एक तो होता है आपका आकाश, ठीक है, और दूसरा अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अंबर के 2 अर्थ होते हैं, आकाश और वस्त्र। यहाँ पर बात हो रही है पीतांबर, यानी पीला है अंबर जो। ठीक है, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि कर्मधारय समास दिखा दिया है तो कर्मधारय समास पे टिक कर दो, लेकिन अगर वहां पर बहुब्रीहि समास लिखा है तो बहुब्रीहि समास ही होगा, क्योंकि पीले वस्त्र कौन धारण करता है? या तो विष्णु जी
या फिर कृष्ण जी। तो जहां पर उस पद को प्रधानता ना दी जाके कोई तीसरा नया अर्थ निकल रहा है, उसको प्रधानता दी जा रही है, वहां होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, फिर नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यहां है कर्मधारय समास, जबकि नीला कंठ किसका होता है? भगवान शिव का। तो यहां पर भी होगा आपका बहुब्रीहि समास। तो यहां पर आपको बताना ये चाहा था कि कुछ सामासिक पद ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक समास के गुण पाए जाते हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो वहां पर होगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई शब्द दिया है त्रिलोचन, मतलब त्रिलोचन जैसे पहला शब्द इसका संख्यावाची हो गया, तो इसमें आपका द्विगु समास नहीं होगा, इसमें होगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा समास, और हमारा समास का ये आखिरी लेक्चर था। इसके बाद आप लोगों को लाइव लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, आपको उसके कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।